Hello friends, today we will discuss chapter number 5, the alien planet, the green movement's role by Naini Palkhiwala. This is from 11th class from your Hornbill book. So let's start. The following article was written by Naini Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. ये कोई स्टोरी या चैप्टर नहीं है, ये एक आर्टिकल था जो कि द इंडियन एक्सप्रेस डे 24 नवंबर 1994 को पब्लिश होता है. द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस. और इस आर्टिकल में जो टॉपिक उठाया गया, जो इशू रेज किया गया, जिस क्वेश्चन के बारे में बात की, वो था डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो कंडीशन है, जो हेल्थ, वो डिक्लाइन कर रही है, पुअर होती जा रही है. और ये कंडीशन, ये जो इशू था, वो आज भी रिलेवेंस है, आज भी रिलेवेंट रखता है. लेट्स रीड. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. यहाँ बताएंगे हमें इतिहास में ऐसी कोई मूवमेंट रिकॉल नहीं होती. We cannot remember, हम याद नहीं कर सकते ऐसी कोई भी घटना जो इसके इतिहास में हुई हो, जिसने हमारे इमेजिनेशन को ग्रिप कर लिया हो, हमारी कल्पना शक्ति को ही होल्ड कर लिया हो, ग्रिप किया हो. और नॉट ओनली ऑफ अस, हम सिर्फ हमारे नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो इमेजिनेशन है, पूरी ह्यूमन रेस को इसने अपने कंट्रोल में लिया. यानी पूरे ह्यूमन रेस के बारे में कंसर्न है. और इतना कंप्लीटली और इतना रैपिडली किसी भी मूवमेंट ने हमें ग्रिप नहीं किया है, हमने किसी भी घटना के बारे में नहीं सोचा है जितना कि ग्रीन मूवमेंट के बारे में सोचा है. और ये जो ग्रीन मूवमेंट था, विच स्टार्टेड नियरली 25 इयर्स अगो, चैप्टर जो पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, ये 1972 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है. और जब ये पब्लिश हुई होगी तो 25 इयर्स आप आगे उसमें ऐड कर सकते हैं. द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. और ये जो वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल पार्टी थी, ग्रीन पार्टी जो फाउंड आउट की थी, इस्टेब्लिश की गई, वो न्यूजीलैंड में फाउंड आउट की थी, इस्टेब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी. सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक. और तब से इस मूवमेंट ने, इस आंदोलन ने लुक बैक तो हमने ये पीछे मुड़ नहीं देखा. यहाँ कहेंगे प्रोग्रेस थी, वो स्लो नहीं हुई, कंटिन्यू ये चलती रहती है. वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. तो हमने अपने व्यू को शिफ्ट किया है, चेंज किया है, और वो भी इरिवोकेबली, जो इनको चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, हम कह सकते हैं अनचेंजेबल. तो सभी के जो व्यूज है वो अनचेंजेबल है, और हमने मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक व्यू और इकोलॉजिकल व्यू लेना शुरू कर दिया है. तो मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है? पर्टेनिंग टू मशीन, मशीन से जो कंसर्न है वो मैकेनिस्टिक होता है. और होलिस्टिक एज ए होल जो कंप्लीट व्यू है, साथ में हम इकोलॉजिकल व्यू की भी बात करते हैं. जो इकोलॉजी है वो रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और एनवायरनमेंट की, तो हमने उसको भी कंसिडरेशन में लिया है. इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज revolutionary as that introduced by Copernicus, who told mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. तो ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज हुआ है ह्यूमन परसेप्शन में, ह्यूमन व्यूज में, जो हमारा व्यू पॉइंट है, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे आउटलुक में जो चेंज आया है, वो उतना ही रेवोल्यूशनरी है, उतना ही क्रांतिकारी है. रेवोल्यूशनरी है मतलब द कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज जो होता है, जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जो कंप्लीट जो ढांचा चेंज होता है, हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. तो एक ऐसी रिवोल्यूशन आई थी 16th सेंचुरी में, जब कोपरनिकस ने पहली बार दुनिया को बताया कि द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन के राउंड चक्कर लगाते हैं. इससे पहले एक और बिलीफ था कि इट इज द सन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स. तो पहली बार ये बात बताई कोपरनिकस ने, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं. तो एक रेवोल्यूशन आया था पूरी, और आज भी हम इसी बिलीफ को मानते हैं. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहली बार पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस बढ़ रही है. और हमने अर्थ को कंसिडर किया है एज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित ऑर्गेनिज्म की तरह. हमने जैसे एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वैसे हमने इसको एक लिविंग वाइटल सिस्टम वाला एक लिविंग बीइंग मान करके इसको कंसिडर करना शुरू कर दिया है. और इनोर्मस बीइंग है ये, विच वी आर पार्ट. तो अर्थ क्या है? इनोर्मस बीइंग, ह्यूज, बिग इन साइज, और हम क्या है? वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अर्थ. और
हम तो क्या अर्थ के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, और अर्थ एक इनॉर्मस बीइंग है. इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस व्हिच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. अर्थ की भी अपनी मेटाबॉलिकल नीड्स है. तो मेटाबॉलिकल नीड्स मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी. एक ऐसी केमिकल प्रोसेस, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे ही अर्थ के लिए भी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, इसकी अपनी वाइटल प्रोसेस है जिससे अपना ये सर्वाइव करती है. तो हमें इसको रिस्पेक्ट और प्रिजर्व, सेफ गार्ड करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा इसको. द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. और अर्थ के जो वाइटल साइन है, जो हम प्रोग्नोसिस एक प्रकार से हम देख रहे हैं, सिम्टम्स जो देख रहे हैं, वो शो करते हैं कि अर्थ भी एक पेशेंट की तरह है, एक एलिंग ह्यूमन बीइंग की तरह है जिसकी हेल्थ डिक्लाइन कर रही है, जो क्वालिटी है वो फॉल कर रही है. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustee of the legacy to future generations. तो हमने यहाँ पे रियलाइज करना शुरू कर दिया है कौन सी चीजों को, अपनी इथिकल ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस ड्यूटी होती है और पार्ट ऑफ ड्यूटी होता है, कर्तव्य होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. और मॉरल की बात, इथिकल की बात करें तो मॉरल, तो हमने नैतिक कर्तव्य, एक तो कंपल्सरी ड्यूटी होती है जैसे आप जॉब करते हैं, कुछ एक मॉरल भी होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, अर्थ को क्लीन रखना चाहिए, उसका पॉल्यूशन फ्री करना चाहिए या डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए. तो ये हमारी इथिकल ड्यूटीज में आता है. तो हमने अपनी जो इथिकल ऑब्लिगेशन से वो रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि हमें अच्छे स्टीवर्ड बने. स्टीवर्ड्स क्या होते हैं, केयर टेकर्स. किसी चीज को केयर टेक करने वाले लोग होते हैं ना, केयर टेकर बोलते हैं. उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसे सेम कंडीशन बनाए रखना. तो अर्थ की हम बात करते हैं, हम उसकी इस प्लेनेट की हम बात करते हैं, उसके अच्छे स्टीवर्ड्स बनना चाहिए, हमें अच्छे केयर टेकर बनना चाहिए. और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी की हम बात करते हैं, एक जिम्मेदार ट्रस्टी. ट्रस्टी होता है एक किसी भी फॉर्म में, मैनेजमेंट में ट्रस्ट होती है, और ट्रस्ट के जो लोग होते हैं उनकी ड्यूटी होती है टू मैनेज एंड रेगुलेट द सिस्टम. तो इस सिस्टम को रेगुलेट करना है, मैनेज करना है. और जो लेगेसी हमें मिली है, लेगेसी कोई भी इनहेरिटेंस जो भी हमें उत्तराधिकार में whatever we succeed, जो भी हम सब करते हैं, जो चीज हमें मिलती है अपने फोरफादर से, उसे हम लेगेसी बोलते हैं. और ये हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे कैरी ऑन करनी है, छोड़नी है. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं. एक स्टोरी नहीं है, इसमें हम अर्थ के बारे में और जो सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक सिस्टम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 1987 के अंदर पॉपुलराइज हुआ, फेमस किया गया, इसको प्रपाउंड किया गया एक प्रकार से, केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. तो इसको पॉपुलराइज करने वाले कौन थे, वर्ल्ड कमीशन, जो कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे बना हुआ था. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generation would need. तो इस कमीशन ने इस टर्म को इस प्रकार से डिफाइन किया, इस प्रकार से उसकी एक अवधारणा दी, एक कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को मीट करे, सेटिस्फाई करे. तो यहाँ मीट का मीनिंग सेटिस्फाई करने से, तो हमारी जो आवश्यकता है उन्हें पूरी करे, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो एबिलिटी है उससे हम कंप्रोमाइज ना करें. यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि जो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज है उसको हम स्ट्रिप ना करें, रिड्यूस ना करें, जिसकी फ्यूचर जनरेशन को रिक्वायरमेंट होगी. तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, बट एक्सेस में उनको हम यूज ना करें. हमें उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देना है. इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज अ केस वेयर द नोटिस रीड्स The world's most dangerous animal. लुसाका जाम्बिया का जो जू है उसके अंदर केज है, एक तरह से पिंजरा है, जहां पे एक नोटिस लिखा हुआ है, उस पे वर्ड्स रीड करते हैं इस तरह से, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे डेंजरस एनिमल इस केज में, ऐसा उसमें कहा गया है. इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. आयरनिकली उसके अंदर कोई एनिमल नहीं है, कोई डेंजरस एनिमल नहीं है, बट एक मिरर है वहां पे, वेयर यू कैन सी योरसेल्फ, जहां केवल जो भी एंटर करेगा वो अपने आप को देख सकता है. तो इस सीरीज बात है यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग पे एक फिंगर रेज की गई, क्वेश्चन रेज किया गया है
कि जो ह्यूमन बीइंग है वही मोस्ट डेंजरस एनिमल है, ना कि कोई डेंजरस एनिमल रियल में। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. तो बहुत सारी एजेंसीज ने बहुत सारे रिपोर्ट्स दी हैं, बहुत सारा काम किया है और उसे एक अवेयरनेस डाउन हुई है, डाउन मतलब हाईलाइट हो गई है। जो ह्यूमन बीइंग है उसे इस प्रकार की चीजों के बारे में पता चला है कि मैन है वो सबसे डेंजरस। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को ये डाउन हुआ है, दे केम टू नो कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग नेचुरल वर्ल्ड को स्ट्रीप कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, उसका एग्जॉशन कर रहा है, एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन कर रहा है, विनाश कर रहा है और उसे मोस्ट डेंजरस एनिमल से भी ट्रीट किया जा रहा है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. तो उसने रियलाइज किया, ह्यूमन बीइंग ने रियलाइज किया और अपने सिस्टम में शिफ्ट किया है, चेंज किया है। जो पहले सिस्टम ऑफ डोमिनेशन था कि अर्थ इज आवर्स, कि अर्थ हमारी है, लेकिन अब जो सिस्टम चेंज हुआ है वो बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, कि हमारी भी है और फ्यूचर जनरेशन की भी है। ना सिर्फ हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स की हम डिवीजन करते हैं, बल्कि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन में भी हम डिवाइड करते हैं। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. कि हम डिवीजन की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इंसेक्ट्स में, तो साइंटिस्ट लोगों ने कैटलॉग किया, एक लिस्ट बनाई है, एक इन्वेंटरी बन गई है, उनकी एक सूची बना ली है। 1.4 मिलियन, ये उस वक्त की बात जब ये चैप्टर पब्लिश हुआ होगा। 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख की हम बात कर रहे हैं। मिलियन इज ए अमाउंट ऑफ 10 लाख। तो ऐसी लिविंग स्पीसीज है 14 लाख के आसपास, 14 लाख के आसपास, जिसके साथ में हम अर्थ को शेयर करते हैं। अर्थ इज नॉट आवर्स, जो अर्थ वो प्लेनेट है वो हमारा नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नहीं है, बल्कि सारी जो स्पीसीज हैं, जो अदर स्पीसीज हैं, उनका भी इक्वल राइट उनके बनता है। एस्टिमेट्स वरी, ये वरी करता है, मैन वेरी करता है, प्रकार से चेंजेस करता है, डिफरेंस है इसके अंदर। वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, अनकैटलॉग कितनी स्पीसीज है जिसकी कोई लिस्ट नहीं बनी है, कोई कैटलॉग नहीं है, तो ऐसी भी बहुत सारी होने की संभावना है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. तो उन्होंने रेकन किया, एक एस्टीमेट लगाया, एक रफ सा एक एस्टीमेट है, लगभग कह सकते हैं कि 3 to 100 मिलियन, 3 से लेकर के 100 मिलियन तक की हम बात कर रहे हैं, वो भी लिविंग स्पीसीज हैं जो कि लैंग्विश हैं, लैंग्वेज से इन डार्कनेस प्रकार से, कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टे बैक है, अब बची हुई है, अननेम, जिसका नाम नहीं अभी मेंशन किया गया है, इन इग्नोमिनस डार्कनेस। इग्नोमिनस डार्कनेस होता है एक प्रकार से डार्कनेस जो इग्नोमिनस है। इग्नोमिनस एक प्रकार से दैट क्रिएट्स डिसग्रेस, पब्लिकली डिसग्रेस, इसका मतलब उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। तो इग्नोमिनस डार्कनेस है, हमारे लिए एक थिंग ऑफ सैडनेस है, ये दुख की बात है कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है और वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये इग्नोमिनस डार्कनेस की बात कर रहे हैं। One of the early international commission which that inter alia among other things, और चीजों में जो डील करता है, डिस्कस करता है with the question of ecology and environment, was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. तो एक और कमीशन है यहाँ पे, इंटरनेशनल कमीशन है जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे बना हुआ है। इस कमीशन नाम है ब्रांडेड कमीशन, और इसमें एक वेरी रिनाउंड, वेल नोन, डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट व्यक्ति है इंडिया से, मिस्टर एल.के. झा, इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, तो मात्र इंडियन है जो इसका मेंबर है। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और जो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट आई उसने क्वेश्चन रेज किया है, एक प्रश्न यहाँ पे हमारे सामने रखा है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, कि क्या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक स्कॉर्च्ड, बर्न्ड, जली भुनी सी प्लेनेट छोड़ के जाएंगे, एडवांसिंग डेजर्ट, जहां डेजर्ट एडवांस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप, और जो लैंडस्केप है उनकी जो क्वालिटी है वो इम्पावरिश, पुअर हो गई है, एंड एलिंग एनवायरनमेंट,
और जो एनवायरमेंटल कंडीशन वो भी बड़ी पुअर है, एलिंग है, इल है, बीमार हो गया है, इन पॉल्यूशन काफी इंक्रीज हो चुका है। तो क्या हम इस तरह का एक प्लेनेट अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना चाहेंगे? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर ब्राउन है जिन्होंने एक थॉटफुल बुक लिखी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, क्या नाम है? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4 फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। तो उन्होंने बुक में बताया कि 4 सिस्टम है, 4 सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये चारों मिलकर के ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics। ये जो चीजें हैं ना सिर्फ हमारा खाना प्रोवाइड करवाती हैं, ये चारों सिस्टम हमारे लिए खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है इंडस्ट्री के लिए, वो भी इन्हीं 4 सिस्टम से आता है, सिवाय पेट्रोलियम डेरिवेटिव सिंथेटिक्स और मिनरल्स के। जो मिनरल्स हैं उन्हें छोड़ दें, और जो पेट्रोलियम डेरिवेटिव सिंथेटिक्स हैं, आर्टिफिशियल मेड जो पार्ट हैं पेट्रोलियम के, कई चीजें यहां से डेराइव की जाती हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस, केरोसिन, व्हाटएवर। तो ये जो चीजें हैं वो सिंथेटिक मेड है, आर्टिफिशियल है, तो इन्हें छोड़ करके बाकी सारे रॉ मटेरियल्स हमें इन्हीं चीजों से मिलते हैं। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level। तो जहां भी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग इस पे क्लेम करते हैं, इसकी डिमांड करते हैं, और जो डिमांड करते हैं तो इसको एक ऐसे पॉइंट पे ले गए जो कि अनसस्टेनेबल लेवल कहा जाता है, कि फ्यूचर के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा सिस्टम को। और जो अनसस्टेनेबल लेवल होता है एक ऐसा पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जहां इन सिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है, जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता, वो इम्पेयर्ड, वीकन, कमजोर पड़ जाएगी, पुअर हो जाएगी। व्हेन दिस हैपेंस, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, तो फिशरीज हमारी जो एक बायोलॉजिकल पार्ट है वो कोलैप्स हो जाएगी, बिल्कुल एक प्रकार से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉरेस्ट डिसअपीयर, और जो फॉरेस्ट है वो डिसअपीयर, वैनिश, गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, प्रकार से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू बैरन, अनफर्टाइल वेस्टलैंड में, बेकार की भूमि में। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड है, जो क्रॉप एरेबल लैंड से बोलते हैं, उपजाऊ भूमि बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? उसकी जो क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी, फर्टिलिटी उसकी फॉल हो जाएगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे। क्योंकि जो प्रोटीन कॉन्शियस लोग हैं, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है पूरा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वहां पे ओवर फिशिंग एक कॉमन सी बात है, मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं, ज्यादा उन्हें बेचा जाता है, ज्यादा उन्हें यूज किया जाता है। इन पोर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और जो पोर कंट्री है वहां पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, डेसिमेट किया जा रहा है, डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ताकि वो फायरवुड प्रोक्योर कर सकें, गेट कर सकें, प्राप्त कर सकें, लकड़ियां प्राप्त कर सकें। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it। आइडेंटिकल है, देखिए ध्यान से कि कई जगह तो इतनी चीज महंगी हो चुकी है, लकड़ी की बात करें तो, कि जो चूल्हे में जलाया जा रहा है वो ज्यादा कॉस्टली है बजाय कि व्हाट इज बीइंग कुक्ड। जो पक रहा है, जो पोट में है, वो सस्ता है, और जो पकाने के लिए यूज किया जा रहा मटेरियल वो कॉस्टली हो गया है। Since the tropical forest is, in the words of Mr. Mayer के वर्ड्स में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो क्या है बताते हैं, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो कटिबंधीय हमारे वन हैं, जो कि ट्रॉपिक्स में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप समझते हैं, यू मस्ट हैव रेड इन योर एसएसटी, ज्योग्राफी में स्टडी किया होगा। तो ये पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, डेवलपमेंट का पावर हाउस बताया गया है। Several species of life face extinction as a result of its destruction। और जैसे ही फॉरेस्ट का, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, इन्हें डेसिमेट किया जाता है, तो बहुत सारी स्पीसीज
अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर लेती हैं, एक्सटिंक्शन हो जाता है उनका, वो खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है एक प्रकार से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।